हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम देखे थे स्ट्रेस क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन हम देखे थे। नेचर ऑफ फोर्स यानी फोर्स सरफेस से लंबवत है कि समांतर है, उसके आधार पर हम देखे थे स्ट्रेस कितने तरह से होता है। बहुत ही डिटेल में आपको समझाए थे हम। आज भी हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी स्ट्रेस का पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, सेकेंड क्लासिफिकेशन। यानी हम पढ़ रहे हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। क्या है मेरा टॉपिक, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। यहाँ से आपका समझिए आरसीसी शुरू है ना। अब आरसीसी का एक एक हेडिंग आपको समझ आना चाहिए। नहीं समझ आए तो फिर हमको बताइए, हम अपना नंबर दिए हुए हैं। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, अबाउट सेक्शन में चले जाइए, नंबर मिलेगा। कहीं भी थोड़ा भी डाउट होगा नहीं, वो मेरी गारंटी है। डाउट खत्म करने की गारंटी मेरी है, आपको रोक कर रखने की गारंटी मेरी है। बस आपका ध्यान थोड़ा इधर रहे, आपके दिमाग को नहीं रोक सकते हम। थोड़ा ध्यान मेरे तरफ दीजिएगा। पहला हम देखे थे, कल हम देखे थे क्या, आज हम सेकेंड देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स यानी बल के तीव्रता के अनुसार। किसके अनुसार हम देखेंगे? बल के तीव्रता के अनुसार देखेंगे स्ट्रेस कितने तरह का होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे मजा आएगा पढ़ने में। डोंट वरी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। बस आप हमसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आरसीसी लेक्चर आप हमसे पढ़ लीजिए ना। आपको फील हो जाए तो बस कहिए। मेरा एक ही पर्पज़ है भाई, जितना नॉलेज देना हो दे दे नॉलेज। हम कहीं रहते हैं, जाते हैं अपने बच्चों के लिए हम क्या कर दें, अरे कितना ज़्यादा कुछ कर दें। बाकी आपसे एक्सपेक्ट हम बस कुछ नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि चैनल को थोड़ा आगे कर दीजिए, है ना। हम बस ये चाहते हैं कि चैनल कि मेरा वीडियो लोगों तक पहुँचे, है ना। अब यूट्यूब का पॉलिसी ऐसा है, किसी किसी का चैनल, किसी किसी का वीडियो सबके पास पहुंचने लगता है, किसी किसी को परेशान करता है। तो हम परेशान वाले में, वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, पहुंचाइए आप, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला स्ट्रेस है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि चरम प्रतिबल। हिंदी क्या होगा आपका? चरम प्रतिबल। अब अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस, नाम से लग रहा है ना अल्टीमेट, अब इसके बाहर कुछ नहीं। अल्टीमेट अंतिम है, चरम, एकदम अपने पीक पे पहुंच गया। चरम क्या है भाई? चरम, अति पर हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या होता है? जैसे देखिए, हम इस पे लोड लगाए, इस पे क्या लगाए? लोड। क्या है? टूटा। अरे टूटना चाहिए ना, ऐसा टूटने का मतलब फेल होना। इंजीनियरिंग में फेल का मतलब बहुत सारे कंडीशन होते हैं फेल के। टूट जाए, बेंड कर जाए, मुड़ जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए तो समझेंगे विकृति आए तो फेल हो गया, ऐसा मानेंगे हम। इसलिए हम लोड लगा के खींचे, क्या है? टूटा नहीं। 10 न्यूटन का लोड लगाए, टूटा नहीं। 20 न्यूटन का लोड लगाए, टूटा नहीं। 25 न्यूटन का लोड लगाए, टूटा नहीं। अब 25 न्यूटन का लोड लगाए, टूटा नहीं। 25.1 लगाते ही टूट गया। 25 पे टूटा था, 25 पे टूटा नहीं, 25.1 लगाते ही टूट गया। यानी कि वह फोर्स जिससे अधिक फोर्स, देखिएगा 25 न्यूटन लगाए थे, एग्जाम्पल समझिएगा 25। अब इससे थोड़ा भी अधिक लगा दें, 0.1 न्यूटन का भी लगा दें, थोड़ा सा भी अधिक, यानी वह बल जिससे अधिक बल लगाने से मेंबर फेल हो जाए। अधिक लगाए नहीं है, अधिक से पहले ही फेल नहीं करना है हमको। वह बल, इसकी बात कर रहे हैं हम। वह बल जिससे अधिक बल लगाने से, थोड़ा भी अधिक बल लगाने से मेंबर फेल हो जाए, तो यह बल लगाए हैं उस समय। वह बल जिससे अधिक बल लगाने से मेंबर फेल हो जाए, उस समय उत्पन्न प्रतिबल को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। इसी बल की बात हो रही है, फेल नहीं करना हमको। यानी वह बल क्या कहलाता है भाई? अल्टीमेट। वह बल, इस बल पे जो स्ट्रेस मिलेगा उसे कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। यानी वह बल जिससे अधिक बल लगाने से मेंबर फेल हो जाए, तो ये जो बल लगा है उस समय उत्पन्न प्रतिबल को हम क्या कहेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या दिखाता है? एक किसी मेंबर का मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखाता है। क्या भाई? इसके बाहर स्ट्रेंथ नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या करता है? किसी भी मेंबर का मैक्सिमम स्ट्रेंथ को शो करता है। क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल समझिए।
फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए देखते हैं, किसके लिए? कंक्रीट के लिए देखते हैं। अब देखेंगे M15, अरे देखे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। M20, M25 देखे हैं ना? बिल्कुल सर देखे ही हैं। ऐसे आगे बढ़ता जाता है, बिल्कुल देखा है। M क्या है? मेरा नाम। M क्या है भाई? मेरा नाम मंकेश नहीं। M मतलब क्या है? मिक्स। M का मतलब क्या होता है आपका? मिक्स होता है। M मतलब क्या है भाई? मिक्स होता है। मिक्स मतलब सीमेंट, बालू, गिट्टी का पानी के साथ मिक्स सर, मिक्स। ये जो 20 है ना, यही अल्टीमेट स्ट्रेस है, ध्यान रखिएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है भाई? F15, 20, 25 न्यूटन पर mm², यही अल्टीमेट है। यानी जो M15 ग्रेड का कंक्रीट होता है वो 1 mm² पर कितना लोड ले पाएगा? 15। इससे 15.1 करेंगे तो फेल होगा। अब देखिए इसको ना, इसको हम लोग अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक। अब अभिलाक्षणिक क्या है? ये आगे आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। इसे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा स्ट्रेस का टॉपिक है तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को भी होल्ड रखते हैं, ठीक है। आगे आएगा 2-3 लेक्चर में ये आ जाएगा। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है? 100 घन लेते हैं, 95% पास होना चाहिए, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस 15, 20, 25, यानी हम कह देंगे एक, ये जो मेरा एक कंक्रीट हम माना क्या है? कंक्रीट है। एक कितने का कंक्रीट है? M20। अब इसका रेशियो होता है, M20 का रेशियो कितना होता है? 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3। M25 का 1 संबंध है, 1 संबंध है, 2। क्या होता है भाई? M15 का क्या होगा भाई? 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4, ठीक है। रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझिए। यानी ये मान ले रहे हैं ये जो कंक्रीट है, सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहे हैं, आरसीसी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कंक्रीट सीमेंट वाला गिट्टी वाला है जिससे फर्श बनता है। एक कंक्रीट है कितना? M20। यानी ये कैसे फेल होगा? इस कंक्रीट पे हम कंप्रेसिव लोड डालते हैं। क्या भाई? कंप्रेसिव लोड। इसको दबाएंगे कंक्रीट पर, कंक्रीट का जहाँ यूज होगा वो कंप्रेसिव में ही यूज होगा। इसको दबाएंगे 18 न्यूटन प्रति mm², नहीं फेल होगा। M20 का है, 20 पे लगाएंगे तो फेल हो जाएगा, 20 पे लगाएंगे तो ये फेल हो जाएगा, है ना। सॉरी 20 लगाएंगे, 20 से थोड़ा भी अधिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो कहेंगे इसके सामर्थ्य क्या है भाई? 20 न्यूटन पर mm², थोड़ा सा भी अधिक, ठीक है। इसी तरह हम स्टील का देखें भाई, इसी तरह हम किसका देख लें? हम स्टील का देख लें। इसी तरह हम किसका देख लें? स्टील का। तो स्टील का FI 250 आएगा। चूँकि कंक्रीट का आप लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में M सुने होंगे, लेकिन हो सकता है FI 250 न सुने हो, है ना। हो सकता है FI 415 न सुने हो सकता है FI 500 न सुने हो, है ना। अब देखिएगा, अब जहाँ प्रचार होता है, किसका प्रचार होता है? अब देखेंगे जहाँ सरिया का प्रचार होगा ना, दीवारों पे बहुत बड़ा बड़ा लिखे रहते हैं, सब के जिंदल, TMT पावर सरिया लिखा रहेगा, पैंथर सरिया लिखा रहता है ना, JSW स्टील लिखा रहता है। उसी के नीचे जो देखिएगा, उसी के उस पूरे पोस्टर में कहीं ना कहीं लिखा होगा अब FI 500 में उपलब्ध, FI 550 में उपलब्ध, FI 550D में उपलब्ध, FI 550 SD में उपलब्ध। ये सारी चीज़ें लिखी होगी कहीं ना कहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो अब देखिएगा, अब आप स्टील ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो अब मतलब स्टील ड्राइंग कर रहे हैं, स्टील पढ़ रहे हैं तो अब आपको समझ आएगा, हम समझाएंगे, अभी थोड़ा समझाएंगे, लेकिन आप स्टील सारी चीज़ें समझ जाएंगे। FI मतलब, अरे केमिस्ट्री में FI में क्या होता है? लोहा, फेरस। FI मतलब फेरस, M मतलब मिक्स, FI मतलब क्या हो गया? फेरस। ये जो 250 है ना, ये क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस है। ये क्या है भाई? अल्टीमेट स्ट्रेस है। क्या है आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस। FI 250, 415, 500 न्यूटन पर mm²। क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन पर mm², ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर mm²। लेकिन कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है? कि ये जो कंक्रीट का है ना, एक कंप्रेसिव का है अल्टीमेट स्ट्रेस, लेकिन किसका है? कंप्रेसिव का है।
अल्टीमेट स्ट्रेस किसका है भाई? कंप्रेसिव का है। ए अल्टीमेट स्ट्रेस किसका है? टेंसाइल का है। किसका? टेंसाइल को। यानी FI 250 जो छड़ है इसे माइल्ड स्टील कहते हैं। सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि आप सोचिए हम RCC पढ़ रहे हैं ना, तो RCC में कंक्रीट और स्टील दोनों मिक्स होता है, तो स्टील का कंक्रीट का अलग, स्टील का अलग पढ़ेंगे, मतलब अभी हम किए हुए हैं, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। तो देखिए मान लेते हैं FI 250 को माइल्ड स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? माइल्ड स्टील। आप याद करिए वो समय शायद स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़े होंगे या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे ना। हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़ाते हैं ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हैं। आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, पढ़े हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, वही माइल्ड स्टील है, वही क्या है 250, FI 250 वही माइल्ड स्टील है। अब FI 415 और FI 500 कहते हैं टोर बार कहते हैं, या HYSD बार कहते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी पूरा फोकस हम स्ट्रेस पे कर रहे हैं। आपको नहीं यकीन लग रहा है, बहुत सारा कंसेप्ट है। जब हम RCC शुरू किए थे तभी हम बताए थे कि RCC के एक लाइन में कंसेप्ट है। अब इलेक्ट्रिक सामर्थ्य पर भी आधा घंटा लगेगा। अभी अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको अब इलेक्ट्रिक सामर्थ्य कहते हैं, इसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं भाई? यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, पराभव सामर्थ्य। अब बताइए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े थे, अपर यील्ड लिमिट, लोअर यील्ड लिमिट, यदि हम बताने लगे तब इलेक्ट्रिक सामर्थ्य में आधा घंटा लग जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ में आधा घंटा लग जाएगा। तो अभी इन दोनों को होल्ड रखे हैं ना, अभी हम स्ट्रेस पे ज़्यादा फोकस करें। FI 250, 415, 500 को बताने लगे तो 10-15 मिनट लग जाएगा, सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे स्ट्रेस पे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया क्या अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? कंक्रीट के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस और स्टील के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं आपको। अब देखिए कमाल देखिएगा, मतलब RCC कैसे कैसे डिजाइन किया गया, कैसे कैसे आपका सोच डेवलप होगा, समझिएगा। हम कह रहे हैं ना, देखिए कभी भी हम जो डिजाइन करते हैं, कभी भी डिजाइन हम चरम प्रतिबल पे नहीं करते हैं। हम डिजाइन करेंगे तो चरम प्रतिबल को मतलब कि चरम प्रतिबल पे डिजाइन नहीं करेंगे किसी मेंबर का। क्यों? समझिए। आखिर में हम कहेंगे एक मान लेते हैं बीम है, क्या है भाई? मान ले रहे हैं कि ये बीम है, एक क्या है? बीम है, ठीक है, ये बीम है, M20 का बीम है, M20 का बीम है। तो कभी भी हम M20 को मानेंगे ही नहीं, M20 का बीम है। अब ऐसा क्यों समझिए। हम मार्कर का एग्जांपल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मार्कर। देखिएगा एक क्या हो गया मेरा मार्कर हो गया भाई, एक क्या हो गया? मार्कर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको खुलेगा, वाह सर इतना कंसेप्ट। एक क्या है? मार्कर। देखिए हम मार्कर का क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं इधर का, जब इधर से देखेंगे तो मार्कर का क्रॉस सेक्शन यही होगा। क्या है मेरा लाल है? क्रॉस सेक्शन है। माना इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना 10 mm स्क्वायर है। कितना mm स्क्वायर है? 10 mm। माना इसका एरिया कितना है? 10 mm स्क्वायर। ठीक है भाई, 10 mm स्क्वायर है। और ये जो मार्कर था कंक्रीट का था M20 का, ये मार्कर कंक्रीट है M20 का है। तो हम कहेंगे बताइए कितना लोड लेगा भाई? एरिया भी पता है, हम कहेंगे कि मार्कर कितना लोड ले सकता है। तो आप कहेंगे सर ये लोड लेगा कितना? कहेंगे सर फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में एरिया। अरे सिंपल कह देंगे सर स्ट्रेस अपॉन में एरिया। स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 20, एरिया कितना हो जाएगा आपका? 10। तो क्या हो जाएगा आपका? कहेंगे सर 200 न्यूटन ले लेगा लोड। कितना लेगा? लोड लेगा 200 न्यूटन। ठीक है, यदि ऐसे ही आप डिजाइन पूरे बिल्डिंग का कर दें, ऐसे ही अल्टीमेट स्ट्रेस हम कितना लिए हैं भाई? 20 लिए हैं, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस ले लिए हैं। ऐसे ही आप डिजाइन किसी भी स्ट्रक्चर का कर दीजिए, बिल्डिंग के अलावा कोई स्ट्रक्चर हो, किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन आप यदि अल्टीमेट स्ट्रेस पे कर देंगे तो क्या होगा समझिए। आप एक घर बनाए, आप एक कॉलम बनाए, एक क्या बनाए भाई? कॉलम। अरे घर में कॉलम बनता है, कॉलम बनाए। कॉलम कितना लोड लेने वाला था? मान ले रहे हैं यही मार्कर है, यही कॉलम है M20 का, यही कॉलम है M20 का। इसका एरिया कितना था भाई? इसका एरिया 10 स्क्वायर mm स्क्वायर था। यानी ये कितना लोड ले सकता है? ये लोड ले सकता है 200 न्यूटन। भाई इस पर 200 न्यूटन का लोड दे दिए। एक कॉलम बनाए, उस पर 2 मंजिला 3 मंजिला बनाए हैं, तो यानी 200 न्यूटन का लोड दे दिए। लेकिन समझिएगा अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है कि थोड़ा भी यदि स्ट्रेस बढ़ा, 20.1 भी हुआ, थोड़ा भी,
थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ा यानी यहाँ सब क्या हो जाएगा आपका 201, यानी कि थोड़ा भी यदि स्ट्रेस बढ़ा मेंबर क्या कर जाएगा आपका फेल कर जाएगा। यानी यदि आप कॉलम 200 न्यूटन यदि कॉलम का M20 लिए थे, एरिया 10 स्क्वायर mm था, यानी कितना लोड ले सकता था 200 mm, आपने इस पे दे दिया 200 लोड ले सकता था 200 न्यूटन, आपने इस पे लोड दे दिया 200 न्यूटन। कि आप कंफर्म है आपके कॉलम पे 200 न्यूटन से थोड़ा भी अधिक लोड नहीं जाएगा? जा सकता है, हो सकता है भूकंप आए तो ऐसा कॉलम हो जाए, हो सकता है शादी विवाह में बहुत मोटे मोटे लोग इस पे चढ़ जाएं छत पे, क्योंकि छत का लोड इनडायरेक्टली कॉलम पे ही जाएगा। तो हम कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिजाइन नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर में क्या भरोसा, थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ेगा आपका मेंबर फेल कर जाएगा। आपका मेंबर क्या हो जाएगा भाई? फेल कर जाएगा। हम बस देसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बारातों में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं कि नहीं? एकदम जाते हैं। बारात में एकदम छत पे बहुत सारे लोग चले जाएंगे, कुछ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना? यानी हम कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेस पे हम डिज़ाइन नहीं करते। तब किस पे करते हैं भाई? आखिर में हम अपना लोड का डिज़ाइन किस पे करेंगे? तो उसका नाम है परमिसिबल स्ट्रेस। उसका क्या नाम है मेरे लाल? परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, अभी देखिएगा कमाल, अब बस कमाल देखते जाइए। दूसरा जो स्ट्रेस है परमिसिबल स्ट्रेस, इसका एक और नाम है डिजाइन स्ट्रेस। क्या नाम है इसका? डिजाइन स्ट्रेस। और एक नाम है वर्किंग स्ट्रेस। क्या नाम है मेरे लाल? वर्किंग स्ट्रेस। दिखाई दे रहा है ना? वाह। परमिसिबल यानी कितना परमिशन है, अनुज्ञेय अनुमति कितना है भाई? अनुज्ञेय प्रतिबल, प्रतिबल मतलब प्रतिबल। डिजाइन मतलब अभिकल्पन होता है, अभिकल्पन, यही तो इसी पर डिजाइन करेंगे, इसलिए इसका नाम है डिजाइन प्रतिबल, अभिकल्पन प्रतिबल, कार्यकारी प्रतिबल, इसी पर कार्य करेंगे भाई। देखिए हिंदी कितना अच्छा है, देखिए तो हिंदी कितना अच्छा है। अनुमति, कितना अनुमति है? 20 पे हम काम ही नहीं कर सकते, अनुमति कितना है? अनुज्ञेय कितना भाई? आज्ञा दीजिए आप। अनुमति कितना है? अभिकल्पन, इसी पर तो कल्पना करना है हमको, अभिकल्पन। कार्य इसी प्रतिबल पे करना है। तब क्या होता है समझिएगा। ये जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है, PS लिख रहे हैं, जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है, क्या होता है आपका? परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या होता है आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में, यानी चरम प्रतिबल अपान में सुरक्षा गुणांक। अब सुरक्षा गुणांक क्या होता है भाई? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सुरक्षा गुणांक एक कंक्रीट के लिए होता है आपका, कंक्रीट के लिए होता है आपका 3, और स्टील के लिए कितना होता है आपका? 1.78। नहीं समझ आ रहा है, बता रहे हैं भाई। देखिएगा समझिएगा। एक कितना था भाई? एक कितना था? M20। अब समझिएगा कितना भाई? ये 10 mm स्क्वायर है। अब कहेंगे, हम आपसे पूछेंगे, अब देखिए अनुज्ञेय प्रतिबल यानी परमिसिबल स्ट्रेस पढ़ने के बाद हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि ये कितना लोड लेगा? हम कहेंगे भाई एक मार्कर की पहले बात करें या कॉलम की ही बात करें, कॉलम की M20 है और एरिया 10 स्क्वायर मीटर, कहेंगे कितना लोड लेगा? तो आप कहेंगे डिजाइन, हमको डिजाइन स्ट्रेस देखना पड़ेगा। तो कहेंगे सर स्ट्रेस निकालिए आप पहले। स्ट्रेस भाई ये कंक्रीट है ना, कंक्रीट है, तो कहेंगे सर 20/3 करिए, तो लिखते हैं हम लोग राउंड ऑफ में 7। कितना लिखते हैं? 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एरिया पता है 10 mm स्क्वायर। हम कहेंगे कितना फोर्स लेगा, कितना लोड दे सकते, तो आप कहेंगे सर 70 न्यूटन दे सकते हैं। देखिएगा कमाल, देखिए एक्चुअल में कितना ले सकता है? 200 न्यूटन तक ले सकता है। एक्चुअल में कितना ले सकता है? 200 न्यूटन तक। लेकिन हम मानेंगे, हम डिजाइन करेंगे, हम परमिशन देंगे उसको कि भाई इसमें तुम 70 न्यूटन ही लोड दो, 70 न्यूटन,
70 न्यूटन ही लेगा। अब बताइएगा हम जब कॉलम बनाएंगे तो बताइए कॉलम पे कितना न्यूटन लोड देंगे, 70 न्यूटन। कितना लोड देंगे हम, 70 न्यूटन। क्या एक कभी इस पे 80 न्यूटन आएगा तो ये फेल होगा, नहीं फेल होगा, क्योंकि 200 ये ले सकता है। क्या किसी कारण वह 100 न्यूटन इस पे लोड लग गया तो फेल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस पे 200 लग सकता है। लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस पे यदि डिजाइन कर दिए होते, यदि 200 न्यूटन लोड ले रहा था, 200 दे दिए, थोड़ा भी अधिक बढ़ा तो फेल। लेकिन 70 हम मान के चलेंगे कि 70 लेगा, हम इस पर 70 दे दिए हैं, किसी कारण से 80 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना अब सुरक्षा गुणांक को ऐसे समझिए, हम क्या कर रहे हैं, अब सुरक्षा गुणांक को ऐसे समझिए, जैसे कि जब आपकी शादी होगी तो लड़की वाले पूछेंगे आपसे कि सर कितना बारात लेके आएंगे, तो आप कहेंगे 200 लोगों को। तो क्या लड़की वाले 200 लोगों के लिए खाना बनाएंगे, नहीं, वो 200 के लिए आप कहेंगे हम 200 लोगों को लेकर आएंगे, तो वो सुरक्षा गुणांक के वजह से क्या कहेंगे भाई 250 लोगों को खाना बनाओ, कहीं घट ना जाए। तो यही सुरक्षा गुणांक का कंसेप्ट समझिएगा। ले रहा था वो अधिक, लेकिन यहाँ लोड ले रहा था अधिक, लेकिन भाई कहीं बढ़ ना जाए, इसीलिए हम उसको घटा के ले लिए हैं, है ना। तो वही सुरक्षा गुणांक का क्या भरोसा भाई, इंजीनियर आदमी कितने लोगों को लेके चला जाए, है कि नहीं। तो कंक्रीट के लिए 3, स्टील के लिए 1.78, कंक्रीट के लिए 3, 1.78। देखिए पहला रीजन हम बताए हैं क्या, कि इतना लोड आ रहा था और उसका कम करके लेते हैं। पहला रीजन कि 70 किलो न्यूटन, मतलब पहला रीजन यह था कि किसी कारण से बढ़ गया तो अल्टीमेट यदि ले लेंगे तो किसी कारण से बढ़ेगा तो फेल कर जाएगा। तो पहला रीजन कि कम। दूसरा रीजन क्यों कम लेते हैं, दूसरा रीजन समझिए, दूसरा रीजन कम लेने का देखिएगा। दूसरा रीजन क्या है कि भाई M20 ग्रेड है, M20 ग्रेड। आप जाएंगे लाइब्रेरी कह रहे हैं, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जाएंगे, M20 न्यूटन यानी 1 संबंध 1.5 संबंध 3 का मिला के रेशियो बनाएंगे, चेक करेंगे M20 और कहेंगे भाई ये 20 न्यूटन पर mm² लोड ले लेगा। कितना, 20 न्यूटन। कहेंगे भाई M20 का 20 ले रहा है। लेकिन सोचिए प्रयोगशाला लैब में क्या है भाई, लैब में सारे सुविधाएं रहती हैं, क्योंकि लैब में आप सीमेंट लेंगे उच्च क्वालिटी का, बालू लेंगे उच्च क्वालिटी का, गिट्टी लेंगे उच्च क्वालिटी का, पानी रहेगा उच्च क्वालिटी का, तराई करेंगे उच्च क्वालिटी का, एग्रीगेट का साइज उच्च, मतलब जो सुटेबल है वही साइज लेंगे, उसका कंपेक्शन एकदम उच्च क्वालिटी का। लेकिन क्या इतना बैलेंस क्या साइट पे जहाँ काम होता है रख पाएंगे, बिल्कुल नहीं भाई। 1 संबंध 3 का हम रेशियो का बनाएंगे साइट पे, कहाँ, साइट पे, लेकिन वो 20 का लोड नहीं लेगा, वो 18 का ही, वो 18 पर हो सकता है फेल हो जाए। अरे कंक्रीट की ढलाई हो रहा है तो लेबर हो सकता है आए, अब घर से वो नाराज होकर आए, वो गिट्टी यानी जो कंक्रीट हो ऊपर से ही पटक दे। हो सकता है मिस्त्री थोड़ा कमज़ोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, वो कहा था पानी डालो वर्कबिलिटी बढ़ाओ। हो सकता है सीमेंट रात को ऊपर ही रख दिए थे, ठंडी का मौसम है, कुहेसा गिर गया हो, सीमेंट थोड़ा बहुत खराब हो गया। तो साइट पे बहुत सारे, उतना क्वालिटी कंट्रोल जितना मेरे पास लैब में रहेगा उतनी क्वालिटी कंट्रोल हम साइट पे नहीं रख पाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं कि भाई उतना क्वालिटी कंट्रोल साइट पे नहीं है, तो साइट में चेक करके M20 आ रहा था, M20 के लिए 20 आ रहा था, मेरा कम आएगा तो कम लेते हैं। पहला रीजन की है ना। फिर आप सोचेंगे सर कंक्रीट का 3 और स्टील का 1.87 क्यों, 1.78 क्यों, इसलिए कि कंक्रीट ना साइट पे खुद आप बनाते हैं, भाई सीमेंट मिलाएंगे, बालू गिट्टी पानी सारा काम कंक्रीट का आपको ही करना है। लेकिन क्या स्टील आप बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्या स्टील आप बनाएंगे, नहीं, स्टील फैक्ट्री में बनता है, फिर वही कंडीशन, फैक्ट्री में सारा कंडीशन अप्लाई, क्वालिटी कंट्रोल रहता है। तो स्टील में
मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टील को बांधने, घटाने, जोड़ने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए इसका सुरक्षा गुणांक को कम रखें। कम रखने का मतलब स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा कर देगा। इसका सुरक्षा गुणांक अधिक रखें, स्ट्रेस थोड़ा घटा कर देगा, क्योंकि इसमें हम क्वालिटी कंट्रोल एकदम नहीं है। इसमें तो बहुत हद तक क्वालिटी कंट्रोल है, क्योंकि लैब में छड़ बन के आता है। अब देखिएगा, चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको ना। 2 रीजन था, एकदम डिटेल में हम क्लास को लेके जा रहे हैं, थोड़ा भी हड़बड़ाहट नहीं है, आप मेरा नेचर जानते हैं। अब कंक्रीट के लिए देखिए, फॉर कंक्रीट भाई M20 यहाँ देखेंगे भाई अल्टीमेट, क्या देखेंगे अल्टीमेट, यहाँ देखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस, क्या देखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस। तो M20 क्या था, अरे M20 क्यों बार बार जा रहे हो, M15 भी तो है। M15 अल्टीमेट 15 था, लेकिन परमिसिबल 15 में 3 से भाग देंगे तो कहेंगे 5 न्यूटन पर mm²। कंक्रीट है ना, कंक्रीट। M20 तो कहेंगे सर 20 है, तो 20 को 3 से भाग दीजिए, ये 7 लेते हैं। फिर M25 तो कहेंगे सर 25 अल्टीमेट है, अब 25 को 3 से भाग दे दिए तो 8.5 लेते हैं। ठीक है, तो याद करिए, याद का करना निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टील का FI 250 है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस 250, परमिसिबल स्ट्रेस 140। भाग देकर देखिएगा किस में भाई, 250 में 1.78 से आदत 140 एकदम करेक्ट नहीं आता, लेकिन लेते हैं उतना, लिख रहे हैं और याद हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम इतना न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, आप कहेंगे सर रहने दीजिए, हाथ दर्द कर रहा है। FI 415, तो अल्टीमेट 415 में 1.78 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा कितना, 230। कितना आ जाएगा आपका, 230। इतना भाग देंगे तो 230 के आसपास आएगा, 230 लेते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं कि दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे, और इसमें इन दोनों का 15-20 का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया स्ट्रेस क्या है, सॉरी इंटेंसिटी के आधार पे अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। हाँ, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ समझिए, है ना, ये जो वर्किंग स्ट्रेस है ना, देखिएगा फॉर कंक्रीट के वर्किंग स्ट्रेस और फॉर स्टील, कंक्रीट के वर्किंग स्ट्रेस को सिग्मा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस। हाँ, तो वर्किंग स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, सिग्मा CBC से दिखाते हैं। एक C मतलब कंप्रेशन, भाई कंक्रीट पे कंप्रेशन ही आएगा, कंक्रीट पे कंप्रेशन। B मतलब बेंडिंग की वजह से स्ट्रेस आता है, और C मतलब कंक्रीट। C मतलब क्या हो गया भाई, कंक्रीट, यानी नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल, ये परमिसिबल स्ट्रेस वाला है ना। नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कह देंगे, ऐसा कह देंगे। लिख दें क्या पूरा, नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, ध्यान दीजिएगा, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं सिग्मा BT। B मतलब भाई बेंडिंग के कारण हुआ है, किसमें, बेंडिंग का। T मतलब टेंशन में, किसमें मतलब टेंशन में। इसे क्या कहते हैं भाई, नमन के कारण इस्पात में उत्पन्न, नमन के कारण दिखाई दे रहा है, इस्पात में उत्पन्न तनन प्रतिबल, नमन के कारण इस्पात में उत्पन्न तनन प्रतिबल। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन सिग्मा CBC को ना हम सिग्मा CB ही लिखेंगे तो समझ जाइएगा, तीनों लिखने की जरूरत नहीं। जैसे सिग्मा ST से काम चला, BT से काम चलाते हैं, यहाँ सिग्मा हम CB से काम चला देंगे, है ना। ठीक है,
सी बी, यहाँ ना सी बी नहीं, बी नहीं रहता, यहाँ एस टी रहता है भाई। एस मतलब ये स्टील वाला, ठीक है। हाँ, सिग्मा सी बी, सी मतलब यहाँ कंप्रेशन को हटा के सिर्फ कंक्रीट लिखते हैं, कंक्रीट, और बी मतलब क्या हो जाएगा भाई, बेंडिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा एस टी, और क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा सी बी। तो सिग्मा सी बी सी को सिग्मा सी बी लिखते हैं, ठीक है। बेंडिंग, हाँ देखिए सिग्मा बी सी, सिग्मा बी सी लिखते हैं भाई, बी वही समझिए, इधर उधर कर देते हैं, इस सी को हटा देते हैं, इस सी को, है ना, थोड़ा भूल जाता है ना, आदत है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मैंने बुक देखे जाते हैं, सिग्मा बी सी कहते हैं, ठीक है, सिग्मा बी सी कहते हैं, इस सी को हटा करके सिर्फ बी सी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। अब देखिएगा, हम कहते हैं M20 का बताइए सिग्मा बी सी बताइए। M20 का सिग्मा बी सी, तो आपको समझ आ गया कि वो परमिसिबल स्ट्रेस है। कंक्रीट का तो कहेंगे सर M20 का सिग्मा बी सी, अभी आप लिखे थे 7 न्यूटन, या डायरेक्ट आएगा, वो एग्जाम में नहीं कहेगा 7, वो कहेगा M20 ग्रेड का कंक्रीट है। हम कहेंगे M15 का कंप्रेसिव परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस बताइए, तो कहेंगे M15 का 5 होएगा। हम कहें FI 250 का सिग्मा एस टी बताइए, सिग्मा एस टी बताइए, तो आप कहेंगे सर सिग्मा एस टी यानी 140 हो जाएगा। भाग देकर निकाल दे, अभी लिखे थे उसको शॉर्टकट में लिखे हैं, क्या किए भाई, इस शॉर्टकट में लिखे, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब तीसरा हम पढ़ते हैं प्रतिबल, ठीक है, आधा घंटा हुआ अभी। अब पढ़ेंगे जिस फालतू, जो कि फालतू प्रतिबल है, ठीक है, इसका कहीं यूज नहीं है, एक्चुअल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस मेरे लाल, एक्चुअल, वास्तविक प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल आपका, वास्तविक प्रतिबल। अब वास्तविक प्रतिबल क्या है भाई, एक्चुअल में उस मेंबर से में जितना स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है उसे कहते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। एक्चुअल में उस मेंबर से जितना स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ, अरे मेरा जो मेंबर था, ए मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना था, अभी लिए थे 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, लेकिन डिजाइन स्ट्रेस कितना था आपका, डिजाइन यानी परमिसिबल स्ट्रेस कितना था, तो कहेंगे सर 7 न्यूटन। यानी इस पर 2 मंजिला बना देते, समझिएगा, 2 मंजिला बना देते, तो यानी 2 मंजिला 3 मंजिला नहीं बनाया, 2 मंजिला बनाया होता तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस देखा, लेकिन आप 1 मंजिला ही बनाया तो हम कह देंगे भाई 5 न्यूटन का दे रहा है। 2 मंजिला आप इस कॉलम का डिजाइन किसके लिए किए थे कि 2 मंजिला इस पे बनाएंगे तब ये 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर का परमिसिबल स्ट्रेस देता, लेकिन पैसे कमी पड़ गई है, आप 1 मंजिला ही बना पाए। यानी उस समय उससे कितना मिल रहा है भाई, जितना मिल रहा होगा वही क्या हो जाएगा उसका वास्तविक स्ट्रेस। कहीं यूज नहीं इसका कहीं यूज नहीं है, डोंट वरी, है ना, इसलिए फटाक से खत्म भी हो गया, ठीक है। यानी अब आपका स्ट्रेस खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन का भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, अगला जो लेक्चर आएगा उसी में 2-4 दिन स्ट्रेन होगा, उस बार स्ट्रेन का काम खत्म हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेन यानी विकृति। हम आपसे पूछ देंगे, हम आपसे पूछेंगे कि स्ट्रेन क्या है, हम आपसे पूछ दें स्ट्रेन क्या है, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेन क्या है, लंबाई में परिवर्तन अपान में प्रारंभिक लंबाई, तो हम कह देंगे गलत है, ठीक है। स्ट्रेन क्या है भाई, देखिएगा स्ट्रेन क्या है, देखिए एक मेंबर है, एक क्या है मेंबर है, इस पे फोर्स लगा है, कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स, पिटाएंगे, टेंसाइल फोर्स। जब ये फोर्स लगाएं तो बताइएगा एक कुछ फैलेगा, यस सर, देखिए एक क्या हो गया, कुछ ना कुछ क्या हो गया, फैल गया। लंबाई में परिवर्तन हुआ, कितना में, डेल एल, लंबाई में परिवर्तन हुआ क्या, डेल एल। एक है आपका ओरिजिनल लंबाई, तो कहेंगे क्या कि चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ, तो इसके देखिए इसके चौड़ाई में भी तो परिवर्तन हुआ है भाई, इसके चौड़ाई में भी तो परिवर्तन हुआ, तो चौड़ाई में परिवर्तन अपन में ओरिजिनल चौड़ाई को क्या कहेंगे, चौड़ाई परिवर्तन हुआ, बिल्कुल होगा, लंबाई खींचा चौड़ाई घट गया, या फिर इसको दबा देंगे तो लंबाई घटेगा चौड़ाई बढ़ जाएगा, दोनों होगा। या कोई मेंबर है,
कोई मेंबर है ऐसा, चीज़ें समझ रहे हैं, है ना। इसमें क्या होगा, यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी चौड़ाई मोटाई दोनों घटेगी। यदि इसको कहते हैं सर्कुलर है तो डाया घटेगा, यदि सर्कुलर है तो डाया घटेगा। एक मेंबर है भाई कैसा, सर्कुलर है, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी लेकिन डाया घट जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी लेकिन चौड़ाई मोटाई दोनों घटेगी। तो क्या चौड़ाई में परिवर्तन अपान में ओरिजिनल चौड़ाई कि ये क्या है भाई, डाया में परिवर्तन अपान में ओरिजिनल डाया, ये क्या है, ये भी तो स्ट्रेन ही है। तो स्ट्रेन को हम दिखाते हैं क्या, सिग्मा से। तो स्ट्रेन क्या होगा आपका, देखिएगा स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। यही बीमा में परिवर्तन अपान में वास्तविक बीमा, है ना। चेंज इन डायमेंशन अपान में ओरिजिनल डायमेंशन क्या कहलाता है आपका, स्ट्रेन। भाई डायमेंशन में कितना परिवर्तन हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। अब वो डायमेंशन लंबाई हो, वो डायमेंशन चौड़ाई हो, वो डायमेंशन मोटाई हो, या वो डायमेंशन डायामीटर हो, तो डायमेंशन में कितना परिवर्तन हुआ, ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, वही कहलाता है आपका स्ट्रेन। अब स्ट्रेन कितने तरह से होता है, उतने तरह का, उतने तरह कितने, अरे जितने तरह का आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस जैसे इसमें होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, है ना। इस सिग्मा दिखाते हैं ऐसे वाला एप्सिलॉन से। उसको होता है आपका शियर स्ट्रेन, क्या होता है मेरे लाल, शियर स्ट्रेंथ थीटा दिखाते हैं। देखिएगा अब नॉर्मल स्ट्रेस कई तरह से होता है, उतने ही तरह का, उतने मतलब कितना, जितने तरह का स्ट्रेस था। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या इसका एक और नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या इसका नाम है लीनियर स्ट्रेन। क्या है आपका, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा आता है आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन, क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और तीसरा क्या होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा क्या होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, वही क्या होता है भाई, चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ का रेशियो क्या कहलाता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ का रेशियो क्या कहलाता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये चेंज इन लेंथ बढ़ भी सकता है, लेंथ घट भी सकता है। कंप्रेसिव लगेगा तो चेंज क्या होगा भाई, घटेगा। टेंसाइल लगेगा तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। लेकिन चौड़ाई में तो कमी हो रही थी, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होता है भाई, चेंज इन विड्थ अपान में ओरिजिनल विड्थ। ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन थिकनेस अपान में ओरिजिनल थिकनेस। अरे ये घटेगा तो ये जो चौड़ाई है ये कम होगा, ये जो मोटाई है ये भी कम होगा, है कि नहीं। तो चेंज इन विड्थ अपान में ओरिजिनल विड्थ, या चेंज इन थिकनेस अपान में ओरिजिनल थिकनेस, या कैसे होगा भाई, या चेंज इन डाया अपान में ओरिजिनल डाया, होगा कि नहीं होगा, डायामीटर रहेगा तो डाया होगा। तो क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स स्ट्रेन होता है। क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है भाई, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल। अब हमको एक डायमेंशन नहीं देखा है, यहाँ हम क्या किए हैं, तीनों डायमेंशन देख लिए हैं, है ना। क्या देख लिए हैं हम लोग, तीनों डायमेंशन देख लिए हैं। चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ एक डायमेंशन देख रहे थे। इन सब में क्या क्या देख रहे हैं, एक एक डायमेंशन। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं भाई, वॉल्यूम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। इन सब का यूज है नहीं, है ना, इसलिए ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं। डीप मतलब क्या, हम जा ही नहीं सकते डीप में, इसमें कुछ है ही नहीं। हमको अब नॉर्मल स्ट्रेन आपको बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेन कब मिलेगा, जब फोर्स सरफेस के लंबवत लगेगा, है कि नहीं। अब नॉर्मल लिख दिया तो लंब विकृति, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस की तरह नॉर्मल, ये सब देखिए, ये सब लंबवत लगेंगे, सरफेस के लंबवत लगेंगे, तभी ये सारे आपको स्ट्रेन मिलेंगे। अब देखिएगा अब क्या होगा, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन समझिए, आप लोग पढ़े होंगे ऐसा। शियर स्ट्रेन, यहाँ फोर्स लगा है, ये क्या है भाई, ये क्या है, फिक्स है, ये कहाँ चला गया भाई, यहाँ।
ये कहाँ चला जाता है, यहाँ ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, है ना। तो ए से ए डैश चला गया, बी से बी डैश चला गया। हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल क्या है, तो टेन थीटा मेजर करते हैं। तो लंब क्या है भाई, बी बी डैश, इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए डैश, है कि नहीं। अपान में ए क्या है भाई, आधार है, तो ए डी, ए क्या है आपका बी सी। तो टेन थीटा बहुत छोटा है तो हम क्या लिख देंगे, थीटा। थीटा इजकल तो क्या हो जाएगा आपका बी बी डैश अपान में ए डी, और क्या हो जाएगा आपका ए डैश अपान में बी सी। ये क्या हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन को थीटा से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो स्ट्रेन है जिसका यूज एकदम नगण्य है, लेकिन जब हम स्ट्रेस पढ़े हैं तो स्ट्रेन को भी पढ़ेंगे, है ना। स्ट्रेस पढ़े हैं तो स्ट्रेन को भी पढ़ेंगे। कल आपका होगा, हम कल पढ़ाएंगे आपको एजम्पशन, हाँ एजम्पशन ही पढ़ाएंगे, ठीक है। वो एजम्पशन आप पढ़ें, एजम्पशन क्या होता है हम कल समझेंगे डिटेल में। तो समझिए कि आपका आरसीसी स्टार्ट हो गया, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों को भी हम होल्ड पे रख के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में फंसे रह जाएंगे, फिर आगे की क्लास है मतलब बढ़ ही नहीं पाएगी। और डिप्लोमा वाले लड़कों का लेवल ए रहता है, हम लोगों का लेवल ए रहता है, ठीक है। देखिए डिप्लोमा का लेवल है, आप लोगों का लेवल ए है, हम लोगों का लेवल ए है। तो हम लोग लेवल तो ए है, लेकिन हम लोग यहीं तक पहुँचते हैं, क्योंकि आपका लेवल ए है, हमारा लेवल ए है। यदि हम आप अपने लेवल तक पहुँचेंगे फिर आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर आपको बोरिंग लगेगा, फिर छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको उस सारी चीज़ें समझ आए। आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखते होंगे कि सारा हम मतलब कि देसी भाषा में एकदम पूरा घर फिर छत, पेन पेंसिल, शादी विवाह, यही सब लेकर एग्जाम्पल समझाते हैं। इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं शादी विवाह पे आप लोग। हम कह देंगे शादी विवाह तो तुरंत अरे यार शादी विवाह वाला बात आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे एकदम साधारण एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, क्योंकि हम शुरुआत जीरो से किए हैं। जब हम पढ़ाई शुरू किए थे तो हमको कुछ आता नहीं था, तो हम यही मान कर चलते हैं कि आप लोगों को भी कुछ नहीं आता है, लेकिन हम जानते हैं आप लोग ब्रिलियंट है, लेकिन मान कर चलते हैं। तो एकदम जीरो से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। आरसीसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बस हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यदि आप इस डिप्लोमा करते समय यदि आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर आप कभी इसको ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। फिर इसका डिज़ाइन अगर आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो कोई डेरिवेशन या कोई डिटेल में नहीं समझाता है। हम बार बार कहते हैं कंपटीशन में ज़्यादा फोकस किया जाता है डेटा पर, डेटा लिखवा दें हम, कहाँ से डेटा लाएं, कौन सा डेटा एग्जाम में पूछेगा, डेटा लिखवाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्योंकि अब ये नहीं करेंगे उन टीचरों को नहीं आता या फिर वो पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। कंपटीशन में माना जाता है कि मेरे लाल आप सारे बेसिक कंसेप्ट को पढ़ के आए हैं। अब कंपटीशन में आपको सी का सी और बी और सी का अलग अलग नहीं बताएंगे कि सी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। वो कभी नहीं बताएंगे CBC को हम CB से दिखाते हैं या CBC को हम BC से दिखाते हैं, ठीक है। एक बार हम बुक में कंफर्म कर लेंगे कि BC है कि CB है। वैसे मेरे पास बुक है ही नहीं, समस्या ही है, लेकिन हमको जहाँ तक याद है वो सिग्मा BC ही है, ठीक है। तो वो जब बेसिक कंसेप्ट टीचर मान के चलते हैं कि आपको आता है, तो वो डेटा पर ज़्यादा फोकस करने, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न आप सोचिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर तक आप 3 साल पढ़ते हैं, 3 साल पढ़ते हैं, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और वो उतने सारे सब्जेक्ट को अब जेईई की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो 1 साल में ख़त्म करना होता है ना। कितने में? 1 साल में। अब खुद इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के थर्ड सेमेस्टर तक 3 साल पढ़ते हैं, और भी स्कूल में या कॉलेज में कितने घंटे? 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 10 से लेकर 4 बजे तक इतना घंटा, और 3 साल पढ़ते हैं।
उसी सिलेबस को जब जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो उसी सिलेबस को 3 से 4 घंटा, मैक्सिमम 3-4 घंटा डेली पढ़ाया जाएगा, और उतने सिलेबस को जो 3 साल में पढ़े हैं वो एक साल में कवर कराया जाएगा। तो क्या टीचर डिटेल में पढ़ा करके सारी चीज़ें आपको कवर करा सकता है? नामुमकिन है। 3 साल का 1 साल में 10 से लेकर 4 बजे तक पढ़ रहे थे तो कितना, 6 घंटा, अब आप उसको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे में नहीं कवर हो पाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये किया था डिप्लोमा में जितना डीप में पढ़ लें, जितना ज़्यादा पढ़ लें, जितना कंसेप्ट ले लें, यही चीज़ें याद रहेंगी आपको, यही बहुत आगे काम देगा। हम देखिए, आप हमको टीचर मान लीजिए, आप हमको बड़ा भाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए या कुछ मत मानिए, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मेरी बात मान लीजिए। हाँ, क्योंकि 10 सालों से पढ़ा रहा है तो बहुत बच्चों का अनुभव है मेरे पास, हम अपना अनुभव तो है ही, बच्चों का अनुभव है ना, जाते हैं तैयारी करने तो बताते हैं सर, ठीक है, लड़के पढ़ के जाते हैं तो बताते हैं सर फिर आपसे पढ़ने का मन कर रहा है ना, क्योंकि डिटेल में नहीं चलता, फिर वही पुरानी यादें थोड़ा ताज़ा करिए। तो आप लोग थोड़ा केयर करिए मेरे बातों को, क्योंकि हमको पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ आता नहीं था। हम चाहते हैं हम इसी में आप लोगों के लिए 2-4 बच्चे में बात मान लेंगे तो हम मानेंगे भाई चलो ठीक है, मेरा कहा हुआ कोई तो माना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिए, गुड लक।